यह वही दौर था जब पहाड़ियों के भीतर बदलाव की हलचल शुरू हो चुकी थी। यह किसी एक आदेश का असर नहीं था, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के बिखरने का संकेत था। पुराने रास्ते बदल रहे थे, गांवों में नई चौकियां उभर रही थीं, और लोगों को यह साफ महसूस होने लगा था कि अब फैसले कहीं दूर बैठकर किए जा रहे हैं। हर हफ्ते नई पाबंदियां और नए बोझ लोगों की जिंदगी को और भारी बना रहे थे। यह असंतोष जल्द ही एक ऐसी लौ में बदलने वाला था जो पूरे क्षेत्र को उसकी असली पहचान याद दिलाने जा रही थी। 1765 में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथ आई, तो छोटा नागपुर भी धीरे धीरे उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। उस समय की समाज व्यवस्था गांवों में बसे मांकी, मुंडा, पाहन और इलाकेदार जैसी परंपरागत संस्थाओं से चलती थी। न्याय, फैसला और टैक्स सब कुछ इन्हीं के हाथ में था। अंग्रेजों का शुरुआती असर केवल व्यापारिक केंद्रों और कर चौकियों तक सीमित था, लेकिन 18वीं सदी के अंत तक उन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए यहां भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्थानीय राजाओं की स्वायत्तता खत्म होने लगी। पहाड़ी समाज की अर्थव्यवस्था नगद पर नहीं, बल्कि खेती, शिकार और अदला बदली पर आधारित थी, इसलिए कर वसूली कठिन हुई। अंग्रेजों ने इसे अपनी प्रशासनिक नाकामी मानकर नए कानून लागू किए। इसी क्रम में 1817 में छोटा नागपुर के महाराजा से मजिस्ट्रेटी अधिकार छीन लिए गए और सदियों पुरानी न्याय व्यवस्था टूट गई। 2 साल बाद ही 1819 में सिंहभूम और तामाड़ के क्षेत्रों में लुरका कोलों का विद्रोह भड़क उठा, जिसे अंग्रेजों ने कुचलकर वहां सीधा शासन कायम कर लिया। यहीं से शुरू हुआ रेगुलेशन सिस्टम, जिसमें जनजातीय परंपराओं की कोई जगह नहीं बची। नई पुलिस चौकियां, थाम और कलेक्टर ऑफिस स्थापित होने लगे। गांवों की जमीन के झगड़े अब उन अफसरों द्वारा हल किए जाते थे जिन्हें यहां की भाषा और परंपरा तक का ज्ञान नहीं था। इससे गांवों की सामाजिक संरचना हिल गई। मुखिया, जो सदियों से नेतृत्व करते आए थे, अब केवल औपचारिक पदों में बदल गए। सड़क निर्माण, बेगार और जबरन वसूली जैसी प्रथाएं बढ़ीं, और लोगों को महसूस होने लगा कि वे अपने ही घर में पराये हो गए हैं। इन्हीं हालातों ने पूरे क्षेत्र में असंतोष की आग फैला दी। इसी पृष्ठभूमि में उभरे गंगा नारायण सिंह, जो मानभूमि के प्रभावशाली भूमिज मुखिया परिवार से थे। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज अफसर, महाजन और ठेकेदार मिलकर क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं। लगान में 33% की वृद्धि और महाजनों द्वारा 70% तक वसूला जाने वाला ब्याज लोगों को कर्ज के दलदल में धकेल रहा था। सबसे क्रूर प्रथा थी सेवक पट्टा, जो लोगों को आजीवन बंधुआ मजदूर बना देती थी। गंगा नारायण सिंह ने इसे सामाजिक गुलामी और पूरे समुदाय का अपमान माना। उन्होंने मांकी मुंडाओं, भूमिज मुखियों और इलाकेदारों को जोड़कर आंदोलन का बीज बोया। मानभूमि, तामाड़ और सिंहभूम के विद्रोह एक साझा चेतना का रूप लेने लगे। गांवों में रात के समय गुप्त सभाएं होतीं, जहां अग्नि के चारों ओर बैठकर लोग शपथ लेते कि अब अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। 1831 आते आते असंतोष एक संगठित बगावत में बदल चुका था। टैक्स बढ़ चुका था, वस्तु कर नकद में देना अनिवार्य हो गया था और महाजन जमीन कब्जाने लगे थे। गांव गांव में शांति टूटने लगी। इसी माहौल में दिसंबर 1831 में सरकारी चौकियों को जलाने और ठेकेदारों पर हमले शुरू हुए। आंदोलन रांची, सिंहभूम, मानभूम तक फैल गया। जनवरी 1832 में परंपरागत तीर संदेश प्रणाली सक्रिय हुई और पूरे पठार में संदेश फैलाए गए। हथियारों में बांस के भाले, कुल्हाड़ियां, तीर कमान, ढालें सब तैयार हो गए। अंग्रेज अफसर गांवों में कदम रखने में भी डरने लगे। कुछ हफ्तों में स्थिति यह हो गई कि छोटा नागपुर में अंग्रेज शासन लगभग ठहर चुका था। इसी समय विद्रोही सेना को नाम मिला। सरदार, गोरिल्ला वाहिनी सेना और जीरपा लाया इसके प्रमुख सेनापति बने। लेकिन अंग्रेज कब चुप बैठने वाले थे। कोलकाता से भेजी गई फौज की कमान कैप्टन विल्किंसन को मिली। फरवरी 1832 के अंत में उसने उत्तर से प्रवेश किया, पर तीर कमान से लड़ते कोल योद्धाओं ने जंगलों और घाटियों का चतुराई से उपयोग किया। नागरी की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। अप्रैल 1832 में गंगा नारायण सिंह ने बराभूम के दीवान एवं अंग्रेज सहयोगी माधव सिंह को मार गिराया। इसके बाद बारा बाजार, कार्यालय, नमक निरीक्षण कक्ष और थाना पर
विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने प्रतिशोध में मां की मुंडाओं को सार्वजनिक रूप से फांसियां दी, पर आंदोलन और तेज हो गया। गंगा नारायण सिंह की लोकप्रियता बढ़ती गई। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें व्यंग में गंगा नारायण राजा कहा, पर जनता के लिए यह सम्मान बन गया। कई जिलों में अंग्रेजी रिकॉर्ड जलाए गए, चौकियां नष्ट की गईं। आंदोलन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कई इलाकों में फैल गया। अंग्रेजों को अंततः कई कानून वापस लेने पड़े, जैसे जमीन बिक्री कानून, जंगल कानून, आबकारी टैक्स आदि। यह उनकी प्रशासनिक हार का संकेत था। दिसंबर 1832 तक अंग्रेज सैन्य टुकड़ियों ने 3 दिशाओं से मानभूम को घेर लिया। फरवरी 1833 में हिंद शहर की भीषण लड़ाई हुई। गंगा नारायण सिंह ने आखिरी सांस तक युद्ध किया और 6 फरवरी 1833 को वीरगति प्राप्त की। उनका गिरना विद्रोह का निर्णायक मोड़ था, पर सरदारों और योद्धाओं ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वे जंगलों में बिखर कर भी प्रतिरोध करते रहे। अंततः अंग्रेज सरकार को छोटा नागपुर के प्रशासनिक ढांचे को बदलना पड़ा और इसे एक नए फ्रंटियर क्षेत्र की तरह शासित किया गया। यह परिवर्तन उस संघर्ष की सीधी प्रतिक्रिया था जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी थी। लंबे समय तक इतिहासकारों ने कोल विद्रोह को मात्र जनजातीय अशांति कहा, पर आधुनिक शोध बताता है कि यह भारत का पहला संगठित आदिवासी आधारित स्वराज आंदोलन था, जहां गंगा नारायण सिंह, बिंदराय मांकी और सुरगा मांकी जैसे नेताओं ने विदेशी शासन की क्रूरता के सामने अदम्य साहस दिखाया। आज भी जब लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, तो प्रश्न उठता है, क्या जंगल जलाना, जमीन छीनना, महिलाओं को बेगार में धकेलना और गांवों को बर्बाद करना भी बहुत कुछ करना कहलाता है? गंगा नारायण सिंह ने अपने संघर्ष में साफ कहा था, जो शासन जीवन छीन ले उसकी तारीफ करना इतिहास नहीं, बीमारी है।